एजुकेटेड आकृति सेठ एक बार फिर आई हूँ आप सबके सामने, क्या लेके? मेंस आंसर राइटिंग का बैच, जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट प्रीवियस ईयर के पेपर्स को उठा के स्टेट जुडिशरी स्पेसिफिक, नॉट एनी पर्टिकुलर स्टेट बट सारी स्टेट्स के हम पेपर्स को उठा रहे हैं। उनके कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम उनके कॉन्सेप्ट्स को क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग उनके लिख रहे हैं सैंपल आंसर्स। तो आप लोगों को मैं ये बात बहुत बार बता चुकी हूँ, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू मेंशन इट अगेन कि जो भी हम आंसर्स लिख रहे हैं ये क्या है, सैंपल मॉडल आंसर्स हैं। हर एक बंदे का लिखने का तरीका अपना अलग होता है, हर एक बंदे की क्रिएटिविटी अपनी अलग होती है। तो आप अलग तरीके से लिख सकते हैं, आपका फ्रेंड अलग तरीके से रख सकता है, मैं अलग तरीके से लिख सकती हूँ। ऑल ऑफ दैट इज फाइन, डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आपका जो आंसर है उसमें ये तीन चीजें होनी जरूरी हैं। और ये तीन चीजें क्या हैं? ये तीन चीजें हैं इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसका बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिकली आपकी बॉडी होना जरूरी है, और उसके बाद जरूरी है कंक्लूजन होना। तो ये तीन चीजों का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है जब आप एक अच्छा आंसर लिखना चाह रहे हैं और आपका एम है कि आपके मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे आए। बिकॉज क्या ध्यान रखने की बात है, पीटी और मेंस और हमारा इंटरव्यू, तो जो पीटी और मेंस होता है उसकी जो ज्वाइनिंग कड़ी होती है, उसकी जो हमारी लिंकिंग डॉट होती है वो होता है मेंस। तो मेंस का आंसर इतने बढ़िया तरीके से लिखना है कि हमारे नंबर अच्छे आए, जिससे कि हम इंटरव्यू तक क्वालिफाई हो पाए। तो आप लोगों को इन सब चीजों को ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है कि आपका आंसर कैसा होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए और डिजायरेबल होना चाहिए, जिससे कि जो एग्जामिनर है, जो पेपर चेकर है, वो आपका पेपर देख के खुश हो जाए और आपको अच्छे नंबर दे। उसको समझ आ जाए कि आपको क्या है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है। जब हम लोगों ने मेंस आंसर राइटिंग की ये सीरीज को शुरू किया था तो मैंने आपको कुछ डूज एंड डोंट्स बताए थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बताए थे। तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए मेरा एम ये है कि आपको डिफरेंट टाइप के डिफरेंट स्टेज स्पेसिफिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊं और उनके कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज कराऊं। फॉर मोर एंड डिटेल रिविजन ऑन द कॉन्सेप्ट आप लोग हमारी फाउंडेशन बैच की प्लेलिस्ट को भी रेफर कर सकते हैं, जिसमें हमने पूरी डिटेल में सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया है। मेन सब्जेक्ट जैसे कि आपका आईपीसी हो गया, इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, सीआरपीसी, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन सब चैप्टर्स को, इन सब सब्जेक्ट्स को हमने बहुत ही डिटेल में फाउंडेशन बैच में कवर किया था। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, लॉ वाला के चैनल पे जाके इन प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। ऑल्सो आप लॉ फिजिक्स वाला की ऐप पे लॉ सिलेक्ट करके फाउंडेशन बैच सिलेक्ट के इन सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। वहां पे आपको पीडीएफ के नोट्स भी अवेलेबल मिलेंगे, जिससे कि आप उनको डाउनलोड करके अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ प्रीवियस के क्वेश्चंस रेफर करने वाले हैं। मेंस का आंसर राइटिंग है हमारा जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि मेसर्स जेनसन एक फर्म है जो कि रेडीमेड गारमेंट्स में डील करती है। ठीक है, वो एडवर्टाइज करती है न्यूज़पेपर में कि एक क्लियरेंस सेल हो रही है उनके स्टॉक की। सी जो कि कस्टमर है वो उनकी शॉप को विजिट करता है, वहां पे जाके एक शर्ट को पिकअप करता है जो कि एक लॉट में पड़ी हुई थी, जिसके ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ था 400 रुपए, और वो सेल्समैन के पास लेके जाता है और उसको बोलता है कि भैया इसको ना पैक कर दो और बिल प्रिपेयर कर दो। सेल्समैन को पता चलता है, ही डिस्कवर्स कि जो शर्ट इन क्वेश्चन है वो तो एक्चुअली में 500 रुपए वाले प्राइस टैग में होनी चाहिए थी और ये तो गलती से 400 रुपए वाले प्राइस टैग में है। इसीलिए वो रिफ्यूज कर देता है कि मैं इस शर्ट को नहीं बेचूंगा, और क्या बोलता है कि ये गलती से 400 रुपए वाले लॉट में चली गई थी, जबकि इसका प्राइस है 500 रुपए। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि क्या सी जो कि कस्टमर है ये कंपेल कर सकता है फर्म जेनसन को कि उसको पर्टिकुलर शर्ट बेची जाए 400 रुपए में। डिस्कस करें क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन एक सिचुएशन बेस्ड या फिर आप क्या कह सकते हो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, जहां पे एक सिचुएशन आपके सामने रख दी गई है और आपको इस सिचुएशन के बेसिस पे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए क्या करना है, इसका आंसर देना है, आपको डिसाइड करना है। ये दिल्ली जुडिशरी 1996 का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। दिल्ली जुडिशरी वालों काफी बार सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
हरियाणा में भी पूछे जाते हैं, काफी और सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको क्या समझना है, सबसे पहले अपने दिमाग में क्या रखना है कि कॉन्सेप्ट किस बारे में बात कर रहा है। कॉन्सेप्ट कर रहा है बात ऑफर के बारे में, क्योंकि हमारे कस्टमर ने जाके क्या बोला कि भैया मुझे ये शर्ट खरीदनी है, तो ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर के बारे में ये डिस्कस कर रहा है। इनके बीच में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, और यहाँ पे क्या चीज फिट बैठेगी। दूसरी चीज कि क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सेक्शन 2H आपका कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है। तो अब 2H तक पहुंचने के लिए काफी सारी हमारी एक मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं जो हमें रेफर करनी होती हैं। एक बार इस कॉन्सेप्ट को हम लोग रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि प्रपोजल या फिर आपका ऑफर क्या होता है। आपका प्रपोजल होता है जो कि बहुत ही फाउंडेशन आपका फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जिसको ध्यान में रखनी है वो है आपका प्रपोजल। तो एक कॉन्ट्रैक्ट को कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और वो क्या कहता है, हर एक अग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिएबल है बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो हर एक अग्रीमेंट जिसको आप इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट का नॉक नॉक कर सकते हो, उनको दरवाजा खटखटा सकते हो, बोल सकते हो कि जज साहब मेरा कॉन्ट्रैक्ट, मेरा अग्रीमेंट जो है वो उसको इन्फोर्स कराएं, तो आप क्या कहोगे, ये आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और अग्रीमेंट क्या होता है, हर एक प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस जो कि एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं, सेक्शन 2E में लिखा गया। तो सबसे पहले आपको इक्वेशंस को याद करना है। आप लोगों ने अपने लॉ कॉलेज में पढ़ा होगा या जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हुए पढ़ा होगा, हमारे साथ फाउंडेशन बैच में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग अभी रिवाइज कर सकते हैं और प्लेलिस्ट को फाउंडेशन बैच की रेफर भी कर सकते हैं। सबसे पहले होता है ऑफर, जहां पे आप सामने वाले को क्या कहते हो, मैं कुछ करना चाह रहा हूं या फिर मैं कुछ नहीं करना चाह रहा। और इस ऑफर को जब एक्सेप्ट किया जाता है, सामने वाले का असेंट लेना चाहते हो, रजामंदी लेना चाहते हो, तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस। और जब इस प्रॉमिस में क्या मिला देते हो, कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, मेरी एक पर्टिकुलर फेवरेट डेफिनेशन मेरी है पर्सनली, प्राइस ऑफ एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस मोबाइल की बात करते हैं, और आप बोलते हो मैम ये मोबाइल मेरे को दे दो, मैं बोलती हूँ ठीक है इसके 20,000 मुझे दे दो, तो ये जो 20,000 मैं इस मोबाइल के मांग रही हूँ ये क्या है, प्राइस ऑफ दैट थिंग। सो इट इज अ कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन क्या होता है, प्राइस ऑफ एनीथिंग। तो प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन मिल गया वो बन गया आपका अग्रीमेंट। और अग्रीमेंट आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जो इन्फोर्सिएबल होता है, जो आपका बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट, और एक होता है जो नॉन इन्फोर्सिएबल होता है, वो आपके अलग सेट ऑफ अग्रीमेंट्स हैं जो हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल है, जिसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो, नॉक नॉक कर सकते हो, वो हो जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब प्रपोजल और प्रॉमिस की जब हम बात करते हैं, प्रॉमिस को कहां डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2B में, और क्या कहता है, जब आप किसी पर्सन को ऑफर करते हो और सिग्निफाई करते हो कि मैं तेरा असेंट लेना चाहता हूं, द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। तो बेसिकली जब आप एक बंदे को ऑफर देते हो और आप उसका असेंट लेना चाहते हो, उसकी रजामंदी लेना चाहते हो, और जब वो रजामंदी दे देता है तो ये क्या बन जाता है, आपका प्रॉमिस बन जाता है। So a proposal when accepted becomes a promise. अब proposal क्या होता है, ऑफर क्या होता है, सेक्शन 2A में लिखा हुआ है, जब आप सामने वाले को सिग्निफाई करते हो आपकी विलिंगनेस कि आप कोई काम करना चाहते हो या फिर कोई काम आप नहीं करना चाहते, with the view to obtain the assent of that other person, he is set to make a proposal. तो बेसिकली अगर मैं अभी बैठे बैठे यहाँ सोचती हूँ कि मैं अपने नेबर को अपनी गाड़ी बेचना चाहती हूँ, बट मैं बोलती नहीं हूँ, I do not communicate, so that is not an offer. And if for example I tell my neighbor, मैं सोच रही हूँ मैं अपनी गाड़ी बेच दूं, ठीक है, so I am putting my willingness in front of him, but I am not obtaining his assent, I am just making a statement, so that is also not an offer. Now for example I tell my neighbor that मैं सोच रही हूँ मैं अपनी गाड़ी आपको बेच दूं, 1 लाख की गाड़ी मैं आपको बेचूंगी, क्या आप खरीदना चाहोगे? Now this is an offer because this offer has been made with the view to obtain the assent of that other person, ठीक है। तो important words जो इस definition में है वो क्या है, सबसे पहले पर्सन। पर्सन आपका लीगल पर्सन होना चाहिए, नेचुरल, ज्यूरिस्टिक, कॉर्पोरेशन, कुछ भी हो सकता है। विलिंगनेस होना जरूरी है जो कि आपकी इंटेंशन को दिखाती है, इंटेंशन को दर्शाती है। तो वॉलंटरी एक्ट होना चाहिए कि मैं कोई काम करूंगा या फिर कोई काम नहीं करूंगा, abstain from doing something।
और विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ दैट अदर। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका जो व्यू है, आपके जो दिमाग में है पॉइंट, वो क्या है, आप सामने वाले का असेंट लेना चाहते हो। बेसिकली इंटेंशन है कि आप सामने वाले की रजामंदी लेना चाहते हो। अगर आप एक स्टेटमेंट करते हो विदाउट एनी इंटेंशन कि सामने वाला बंदा अपना असेंट दे, तो वो अपने आप में एक वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। जैसे कि एक जनरल स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ बी कि मैं अपना रेडियो बेचना चाहता हूँ, ये अपने आप में क्या नहीं होगा, ऑफर नहीं माना जाएगा। The act to do which or to abstain from which the proposer signifies his willingness which to coincide with the act to do which or abstain from doing which the proposer attempts to obtain the assent of the other। तो बेसिकली जो चीज को आप सिग्निफाई कर रहे हो अपनी विलिंगनेस कि आप ये चीज टू बाय रेडियो to B, but he intends to obtain B's assent with respect to scaling a business in dealing with sale of radios, ये अपने आप में वैलिड नहीं। तो बेसिकली जो आप ऑफर कर रहे हो और जो आपका एक्सेप्ट हो रहा है, इसको कोइंसाइड होना जरूरी है। अगर ये कोइंसाइड नहीं होता है तो ये अपने आप में क्या नहीं बनेगा, एक प्रॉमिस नहीं बनेगा। ठीक है, प्रपोजल इज सिनोनिमस टू द वर्ड ऑफर। तो प्रपोजल हो या फिर आपका ऑफर हो, ये दोनों एक ही बात मानी जाती है। ठीक है, these are all synonymous words। इंटेंशन होना जरूरी है कि आप एक लीगल रिलेशनशिप फॉलो करना चाहते हो। इसमें आपको क्या दिमाग में एक बत्ती जलनी चाहिए। अब आप लोग हो एक लॉ स्टूडेंट, तो दिमाग की घंटियां और बत्तियां जली रहनी चाहिए, अलर्ट रहना जरूरी है। जब मैं बोलती हूँ इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, स्टूडेंट्स क्या दिमाग में आता है, कौन सा लैंडमार्क केस दिमाग में आता है, कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताएं। मेरे दिमाग में क्या आता है मैं वो बता देती हूँ, आपके दिमाग में क्या आता है आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे। मेरे दिमाग में आता है बैल्फर वर्सेस बैल्फर का केस। बैल्फर वर्सेस बैल्फर का केस क्या होता है इस केस में कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक अग्रीमेंट होता है। वाइफ जो होती हैं वो बीमार होती हैं, हस्बैंड उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हें कुछ डॉलर पैसे भेजा करूंगा हर महीने। कुछ टाइम के बाद जब उन दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है, अनबन हो जाती है, हस्बैंड पैसा भेजना बंद कर देता है। वाइफ जाके उसके ऊपर सूट कर देती है कि तूने तो क्या किया है, अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का तूने पालन नहीं किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या देखा गया कोर्ट के बारे में कि यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं थी टू फॉर्म अ लीगल रिलेशनशिप। हस्बैंड और वाइफ के बीच में जब भी अग्रीमेंट होता है तो इंटेंशन मिसिंग होती है कि वो एक लीगल रिलेशनशिप में जाएं। जो भी वो कर रहे होते हैं वो क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हम काफी सारे अग्रीमेंट्स में जाते हैं। जैसे कि अगर मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि आज रात को 9 बजे मिलियो, हम लोग वॉक करने जाएंगे, अब मैं नहीं जा पाई, तो क्या वो फ्रेंड मुझे सू कर सकता है बिकॉज मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया? नो, बिकॉज देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। या फिर अगर मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि हम लोग डिनर डेट पे जाएंगे, ठीक है, डिनर डेट पे जाएंगे, बट मैं नहीं जा पाई, तो क्या कैन दैट फ्रेंड सू मी? नो, बिकॉज देयर वाज नो इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप। तो क्या जरूरी है कि आपकी इंटेंशन होना बहुत जरूरी है जब आप एक लीगल रिलेशनशिप फॉर्म करना चाह रहे हो, जब आप एक वैलिड अग्रीमेंट में जाना चाह रहे हो। और इसको करने के लिए, इसको टेस्ट करने के लिए क्या देखना है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं होता। और इंटेंशन उस टाइम की रेलेवेंट मानी जाती है जब आप ऑफर कर रहे हो। ठीक है, तो बैल्फर वर्सेस बैल्फर बहुत ही इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क केस है, आप सबको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो रिवीजन कर लीजिए, अगर नहीं पता है तो प्लीज समझ लीजिए। इस केस में इंटेंशन नहीं थी कि एक लीगल रिलेशनशिप फाउंड हो सके। यहाँ पे डिफेंडेंट जो हस्बैंड हैं वो सिलियन में काम करते थे, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो 30 पाउंड अपनी वाइफ को भेजा करेंगे जब तक वो इंग्लैंड में है, क्योंकि वो बीमार थी। हस्बैंड बाद में जाके पैसा भेजना बंद कर देते हैं और इसीलिए वाइफ उनको सू कर देती है। एटकिन लॉर्ड जस्टिस जो थे उन्होंने जजमेंट दी और उन्होंने क्या बोला कि अग्रीमेंट इस केस में ऐसा नहीं था कि उन दोनों पार्टीज की इंटेंशन हो कि वो एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं। काफी सारे अग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बन पाते क्योंकि वहां पे इंटेंशन मिसिंग होती है। तो जहां पे इंटेंशन मिसिंग है वो अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया वॉक करने जाना अपने फ्रेंड के साथ। एक अग्रीमेंट जो कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है, जनरली इंटेंशन नहीं होती है कि एक लीगल रिलेशनशिप फॉर्म हो सके। देयरफॉर यहाँ पे क्या बोला गया कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं था एंड इसीलिए ये जो केस था ये जस्टिफाइड नहीं था। तो आपको इंटेंशन प्रूव करने के लिए क्या टेस्ट है? सबसे पहले इंटेंशन इज वेरी इसेंशियल। इंटेंशन इज साइन क्वा नॉन। साइन क्वा नॉन क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज द मोस्ट इसेंशियल थिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव चीजों को आपको देखना है
उसके बाद आपको इंटेंशन देखनी है जब आप अग्रीमेंट फॉर्म कर रहे थे, जिस टाइम पे आप अग्रीमेंट फॉर्म कर रहे थे उस टाइम की इंटेंशन बहुत जरूरी है, ठीक है। सेकेंड चीज जो मैंने आपको बताई थी कि ऑफर को कम्युनिकेट करना भी जरूरी है। अभी क्लास लेते लेते मेरे दिमाग में आया कि यार मैं अपने नेबर को ना अपनी पुरानी गाड़ी बेच देती हूँ, बट ये मेरे दिमाग में ही है, मैंने कम्युनिकेट तो किया ही नहीं, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे दिमाग में क्या ऑफर है। तो जब तक मैंने अपनी बात को सामने वाले तक नहीं पहुंचाया, कम्युनिकेट नहीं किया, तो वो एक ऑफर नहीं बन पाएगा। तो सेक्शन 2 भी कहता है कि एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट किया जाता है तब वो प्रॉमिस बनता है। Therefore, acceptance of a proposal is must in order to constitute a promise. But इसके लिए क्या जरूरी है कि आपका ऑफर को कम्युनिकेट होना जरूरी है। सिग्निफाई वर्ड यूज किया गया है। सिग्निफाई का मतलब आप अपनी बात को दर्शा रहे हो सामने वाले बंदे को। सिग्निफाई का मतलब है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी भी मोड से, चाहे वो रिटन हो, चाहे वो ओरल हो, चाहे वो कंडक्ट हो। सेक्शन 4 हमारा कम्युनिकेशन की बात करता है और क्या कहता है कि कम्युनिकेशन एक ऑफर का कब कंप्लीट होता है, जब वो नॉलेज में आ जाता है उस पर्सन की जिसको हम मेक कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आकृति वांट्स टू मेक एन ऑफर टू हर नेबर रिगार्डिंग सेलिंग ऑफ द कार। तो मैंने बोला मैं अपनी गाड़ी बेचना चाह रही हूँ, सेल ऑफ कार। तो ये जो ऑफर है ये कब कम्युनिकेट हो गया, जब मेरी नेबर की नॉलेज में आ गया, तब मैं मानूंगी कि ये जो ऑफर है ये कम्युनिकेट कंप्लीटली हो गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल, ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी एट अ सर्टेन प्राइस। तो ए ने एक खत भेजा बी को कि मैं तुम्हें अपना घर बेचना चाहता हूँ। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, जब बी इसको रिसीव कर लेगा और उसकी नॉलेज के अंदर ये आ जाएगा। तो वैलिड ऑफर करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी बात को कम्युनिकेट करो, ठीक है। एक्टिंग इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस ऑफ द सेम, ठीक है। अब आपका एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, जो कि कम्युनिकेशन के बारे में बात करता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट केस जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। 3 कैरेक्टर्स हैं इसमें, गौरीदत्त, नेफ्यू जो गुम जाता है, और सर्वेंट लालमन शुक्ला। तो फैक्ट्स कुछ इस तरीके के होते हैं कि जो ये हमारा सर्वेंट है ना, ये जो ये हमारा नेफ्यू है ना, ये गुम जाता है, लॉस्ट हो जाता है। तो गौरीदत्त सर्वेंट को बोलते हैं कि गो फाइंड दिस बॉय, बट अंदर ही अंदर इनको टेंशन हो रही होती है और ये एक ऑफर करते हैं टू पब्लिक एट लार्ज, ऑफर एट लार्ज, जहां पे ये बोलते हैं कि कोई भी अगर मेरे बच्चे को ढूंढ के ले आएगा तो मैं उसको रिवॉर्ड दूंगा। अब ये सारी बात लालमन शुक्ला को नहीं पता होती। लालमन शुक्ला ये बच्चे को ढूंढ के वापस ले आता है। जब वो घर आता है तो उसको पता चलता है कि मेरे मालिक ने, गौरीदत्त ने एक ऑफर किया था और वो बोलता है कि मुझे ये वाले पैसे दिए जाएं। बट बात ये आई कि क्या यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या फिर नहीं हुआ था, क्या यहाँ पे एक ऑफर हुआ था या फिर नहीं हुआ था। तो अब आगे पढ़ते हैं। तो इस केस में डिफेंडेंट नेफ्यू एब्सकॉन्ड कर जाता है, सेम बात जो मैंने आपको बताई, 501 रुपए का रिवॉर्ड बोलता है, ठीक है। इश्यूज आए, जो इश्यूज फ्रेम करे गए कि लालमन शुक्ला एंटाइटल्ड है कि उसको रिवॉर्ड मनी मिले, ठीक है, क्योंकि उसने बच्चा ढूंढा है। क्या यहाँ पे एक वैलिड एक्सेप्टेंस हुआ था लालमन शुक्ला और गौरीदत्त के बीच में, और क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बनाया गया या नहीं। तो जब लालमन शुक्ला एक केस फाइल करता है कि मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तो क्या बोला गया, इट वॉज हेल्ड कि जो ही वॉज इग्नोरेंट ऑफ द प्रपोजल, उसको पता ही नहीं था कि ऐसा कोई ऑफर हुआ है। जब ये कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो ये इसको एक्सेप्ट कैसे करेगा, और जब ऑफर और एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, देयरफॉर उसका जो क्लेम है वो फेल कर गया, ओके। तो ये केस को डिसमिस कर दिया गया और क्या बोला गया कि ऐसे केसेस में यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं थी कि ये लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में आए। दूसरी बात, यहाँ पे ऑफर का कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ, जब ऑफर का कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ तो एक्सेप्टेंस भी नहीं हुई, और जब एक्सेप्टेंस ही नहीं हुई तो अपने आप में अग्रीमेंट नहीं बना जिसको इन्फोर्स कराने के लिए वो कोर्ट जा सके, और कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बना, ठीक है। सेक्शन 3 की जब हम बात करते हैं वो क्या कहता है कि कम्युनिकेशन एक ऑफर का डीम किया जाता है बाय एन एक्ट या फिर ओमिशन ऑफ अ पार्टी जो कि प्रपोज कर रहे हैं, बाय विच ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट सच प्रपोजल, या फिर जिस तरीके से वो उसको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। 10 मेयर इंटेंशन है कि आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, अपने आप में सब्सटैंशियल नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, आपको एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन करनी पड़ेगी, कोई एक्ट करना पड़ेगा जिससे कि आप अपनी मन की बात को सामने वाले तक पहुंचा पाओ। जब तक आप अपने मन की बात को सामने वाले तक नहीं पहुंचा पाओगे, हम ये नहीं मानेंगे कि आपका एक वैलिड ऑफर हुआ है। एग्जाम्पल, अगर ए बोलता है कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ,
इंटेंशन है बट बोलता नहीं है, कम्युनिकेट नहीं करता, तो कोई कम्युनिकेशन ऑफर का नहीं हुआ है, देयरफॉर यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा। अगर इफ अ पर्सन हैज द नॉलेज ऑफ द ऑफर, हाउएवर इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर्स कम्युनिकेशन को होना जरूरी है, देयरफॉर क्या जरूरी है कि मेयर नॉलेज अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ नॉलेज होके कुछ नहीं होगा, आपको नॉलेज के साथ साथ उसको कम्युनिकेट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में इमटेरियल हो जाएगा कि आपकी नॉलेज थी या फिर नहीं थी, कम्युनिकेशन होना अपने आप में बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब कॉन्सेप्ट को समझना है इनविटेशन टू ऑफर। आप एक चीज को समझो, सबसे पहले जब आप एक मॉल जाते हो, यहाँ पे मॉल जाते हो, 15 अगस्त की काफी सारी सेलें लगी थी, आप लोग मॉल गए होंगे, यहाँ पे जब आप मॉल गए तो आपने देखा ये बहुत सारे स्टोर्स हैं, ठीक है, H&M, ज़ारा, यूनिक्लो, मिनीसो, बहुत सारे स्टोर्स हैं, ठीक है। इन स्टोर्स पे जब आप गए तो यहाँ पे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हैं 999 के, कुछ है 999 के, कुछ है 499 के, कुछ है 599 के, ठीक है। अब आपको ये 599 वाले में से एक शर्ट पसंद आ जाती है, ठीक है। अब आप बोलते हो भैया ये शर्ट ये रही और ये इसके पैसे और ये पैक कर दो। वो जो भैया हैं, सेल्समैन हैं, वो इसको रिफ्यूज कर देते हैं, कहते हैं नहीं बेचूंगा, इसमें कुछ डिफेक्ट है। आप बोलते हो कि ऐसे कैसे चलेगा, आपको तो मेरे को बेचनी पड़ेगी, आप ही ने तो ऑफर किया था और मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या ये बात सही है? ये बात सही नहीं है, क्योंकि ये जो मॉल के अंदर प्राइसेस लगे हुए हैं, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ इनविटेशन टू ऑफर है, इनविटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है। जब आपने ये शर्ट को उठा के सेल्समैन को बोला कि भैया ये लो पैसे और इसको पैक कर दो, दैट वाज एन ऑफर, और जब वो भैया इसको एक्सेप्ट करेगा या फिर इसको रिजेक्ट करेगा। तो बेसिकली डिस्प्ले ऑफ गुड्स, जो भी डिस्प्ले ऑफ गुड्स होता है या फिर गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं, कैटलॉग्स जो आपको भेजी जाती हैं, या फिर ऑक्शन की ही बात क्यों ना कर लो, ये सब कुछ क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर होता है, ऑफर नहीं होता है। तो बिजनेस में काफी बार इस चीज में कंफ्यूजन हो जाती है कि ये चीज ऑफर है या फिर बिजनेस इनविटेशन टू ऑफर है। तो आपको क्या समझना है कि अगर कोई बंदा आपको ऑक्शन के लिए भी बुला रहा है, ये इनविटेशन टू ऑफर है, जब आप वहां पे अपनी बिड दोगे, बिड के बाद वहां पे वो फॉल ऑफ हैमर होगा, तो वो एक्सेप्टेंस होगा, तब जाके आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा। तो बेसिकली ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ आपका इनविटेशन टू ऑफर है। कई बार आप मेडिकल स्टोर में जाते हो, वहां पे कोई दवाइयां पड़ी होती हैं, ये दवाई की बोतल को अगर आप लेके आते हो और शॉपकीपर को बोलते हो कि ये मुझे चाहिए, तो ये आप क्या कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो, एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे हो। डिस्प्ले ऑफ गुड्स इज जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर, कि आइए आइए आइए, आप अपनी ऑफर बनाइए, फिर हमारी मर्जी है, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी पे एक केस पढ़ते हैं, हैरिस वर्सेस निकलसन। डिफेंडेंट जो है एडवर्टाइज करते हैं एक ऑक्शन सेल के लिए, एंड प्लेंटिफ काफी लंबा डिस्टेंस को ट्रैवल करके आते हैं उस ऑक्शन की जगह के लिए, बट जब वो वहां पहुंचते हैं उनको पता चलता है कि ऑक्शन तो कैंसिल हो चुका है। बट क्योंकि वो काफी लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके आए थे, उनका काफी सारा खर्चा हो जाता है, जिसके लिए वो एक सूट फाइल करते हैं और क्या बोलते हैं कि ये जो मेरे को ऑक्शनर है वो मुझे इस ट्रैवल एक्सपेंस को वापस दे। तो क्या बोला गया कि जो ये एडवर्टाइजमेंट थी, ये अपने आप में एक इनविटेशन टू ऑफर थी, एंड इसकी एक्सेप्टेंस अपने आप में नहीं बनेगा एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहराया गया, ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस जो आप लोगों को पढ़ना है वो क्या है, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट कैश केमिस्ट लिमिटेड। लॉ हैज बीन एक्सप्लेन बाय लॉर्ड गोडार्ड, चीफ जस्टिस जो थे इस केस में, उन्होंने क्या बोला कि डिफेंडेंट्स का एक रिटेल का सेल ऑफ ड्रग्स का बिजनेस था, मेडिसिन को डिस्प्ले किया जाता था शेल्फ के ऊपर, एंड उनके रिटेल प्राइसेस को भी इंडिकेट किया जाता था, और यहाँ पे एक सेल्फ सर्विस का सिस्टम था। सिलेक्टेड गुड्स को उठा के कैश काउंटर पे लेके जाते थे, जहां पे एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो थे उनको ऑथराइजेशन दी गई थी कि आप इनको बेचेंगे या फिर आप स्टॉक कर लेंगे। तो क्वेश्चन जो आया, जो इश्यू आया, वो क्या आया कि क्या ये जो डिस्प्ले ऑफ गुड्स है ये अपने आप में ऑफर है या फिर इनविटेशन टू ऑफर है। तो लॉर्ड गोडार्ड चीफ जस्टिस जो थे, उन्होंने क्या बोला कि बहुत ही एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है कि जब आप गुड्स को एक्सपोज करते हो फॉर सेल बाय अ शॉपकीपर, जहां पे वो पब्लिक को ये दिखाते हैं, उसके प्राइसेस दिखाते हैं, ये अपने आप में एक इनविटेशन टू ऑफर होता है और ऑफर नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर आप सेल्फ सर्विस सिस्टम की बात करें, तो जब आप जाके सामान को उठा के काउंटर पे लेके जाते हो, तब वो कस्टमर ऑफर करता है, एंड जो काउंटर वाला बंदा है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो रिजेक्ट करे या फिर एक्सेप्ट करे।
फर्दर उन्होंने क्या बोला कि डिस्प्ले ऑफ गुड्स को आप इन्विटेशन टू ऑफर मानोगे और आप क्या नहीं मानोगे, ऑफर नहीं मानोगे। इट इज ओनली जब इस शॉपकीपर एक्सेप्ट करता है जब कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट किया जाता है। देयरफॉर शॉपकीपर के पास पूरा राइट है कि वो इसको रिजेक्ट भी कर सकता है, जिससे कि क्या हो, वो इस ऑफर को डिक्लाइन भी कर सकता है। यही रीजंस को दिया गया लर्नेड चीफ जस्टिस के द्वारा जब वो ऑर्डिनरी प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, कॉमन सेंस की बात करते हैं, कॉमर्स की बात करते हैं। वो कहते हैं स्ट्रेंज कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हो कि कस्टमर जो भी चीज को उठा के काउंटर पे लेके जा रहा है, अगर शॉपकीपर के पास ऑप्शन ही नहीं है रिफ्यूज करने का, तो काफी वियर्ड कॉन्सिक्वेंसेस उसके हो सकते हैं। तो देयरफॉर शॉपकीपर को एक ऑप्शन दिया गया है कि वो इसको एक्सेप्ट करे या फिर इसको रिजेक्ट करे। ठीक है, अब जब आपने ये सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है, अब हम अपने आंसर को लिखते हैं। सबसे पहले हम आंसर को लिखने से पहले दोबारा से क्या करेंगे, हम अपने क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट तो आपको सारा रिवाइज करा दिया, बट कॉन्सेप्ट काफी सारा रिवाइज किया है और आपको अपने आंसर को प्रिसाइज, क्रिस्प और डिजायरेबल रखना है। तो पक्का समझना जरूरी है कि आपका एग्जामिनर पूछ क्या रहा था। क्वेश्चन था कि मिसेस जेनसन एक सेल करते हैं जहां पे वो सेल भी क्लियरेंस स्टॉक सेल करते हैं, जहां पे वो एडवर्टाइज करते हैं कि आओ आओ स्टॉक क्लियरेंस सेल है। अब ये बंदा आता है, एक शर्ट को पिकअप करता है जहां पे प्राइस टैग लगा हुआ था 400 रुपए का, सेल्समैन के पास लेके जाता है, बोलता है भैया इसको पैक कर दो। सेल्समैन कहता है नहीं नहीं, ये तो 400 रुपए वाले लॉट की नहीं, 500 रुपए वाले लॉट की थी, गलती से यहाँ पे रख दो। क्या ये जो सी कस्टमर है ये कंपेल कर सकता है फर्म जेनसन को कि मुझे यही शर्ट बेची जानी चाहिए 400 रुपए पे? डिस्कस करें क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ या फिर नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स जरूरी होता है कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन को समझना, क्योंकि कई बार हम बहुत एक्सेस लिख देते हैं और टाइम ही तो नहीं है हमारे पास, टाइम इज द एसेंस, तो टाइम का बहुत ज्यादा अच्छे से प्रयोग करना है। चलो आंसर देखते हैं, सैंपल आंसर है। टर्म प्रपोजल और ऑफर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2A में, जहां पे एक बंदा सिग्निफाई करता है अपनी विलिंगनेस कि मैं कोई काम करूंगा या फिर नहीं करूंगा और सामने वाले का असेंट लेना चाहता है। सो इस डेफिनेशन से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आती हैं। इसेंशियल्स क्या आ गए आपके, इसेंशियल्स आ गए कि एक बंदा ऑफर कर रहा है विलिंगनेस टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या फिर असेंट लेना चाहता है सामने वाले से। तो ये आपका इंट्रोडक्शन आ गया स्टूडेंट, जहां पे आप ऑफर के बारे में बात कर रहे हो। अब ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर को डिस्टिंग्विश करना है। कई बार एक पर्सन ऑफर नहीं करता बट मेरली इनवाइट करता है, सामने वाले बंदे को इंफॉर्मेशन देता है कि मैं एक ऑफर कर सकती हूँ, जैसे कि कैटलॉग ऑफ बुक्स हो गए या फिर आपका ऑक्शन होगा। ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपकी इनविटेशन टू ऑफर होती है। अनदर इंपॉर्टेंट कंडीशन रिगार्डिंग ऑफर इज कि ऑफर को आपको एक इंटेंशन के साथ करना है कि आप लीगल रिलेशनशिप फॉर्म करना चाहते हो। तो मेयर डिजायर टू डू समथिंग आउट ऑफ लव, अफेक्शन या फिर वॉलंटरीली अपने आप में ऑफर नहीं बनता, बट क्या जरूरी है, इंटेंशन का होना जरूरी है। तो ये सब कुछ हमारा किसका पार्ट आ रहा है, बॉडी का पार्ट आ रहा है। ठीक है, जहां पे हम ऑफर और एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं। सो ऑफर मस्ट बी सच दैट उसकी एक्सेप्टेंस की जा सके, एक लीगल रिलेशनशिप फॉर्म हो सके, बाइंडिंग अग्रीमेंट हो सके। सेक्शन 2B को बता दिया कि जब आप एक ऑफर को एक्सेप्ट करते हो, असेंट देते हो, तो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है और ये अपने आप में क्या बन जाता है, प्रॉमिस। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि स्पेसिफिक ऑफर में इसको कम्युनिकेट करना भी जरूरी है, जो कि हमने कहां पढ़ा था, सेक्शन 3 रेड विथ सेक्शन 4। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर केस में जेनसन ने एडवर्टाइज किया कि शर्ट्स को सेल पे रखा गया है और प्राइस टैग 400 वाले में एक इनविटेशन टू ऑफर था, ऑफर नहीं था। ठीक है, तो जब शॉपकीपर रिफ्यूज करता है 400 रुपए की सेल देने पे शर्ट को और बोलता है कि तो 500 की होनी चाहिए, तो वो अपनी अनविलिंगनेस दिखा रहा है कि मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो ये अपने आप में क्या कहा जाएगा कि इट इज सेफ, कि अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सी कैन नॉट कंपेल द शॉपकीपर टू सेल द शर्ट एट 400 रुपए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक चीज क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पे हमने जाके कंक्लूजन दे दिया। आप लोगों के पास देखना है कि टाइम कितना है 1 और 2 कितने मार्क्स का है आपका आंसर। आप इसमें 2 केस लॉ के नाम भी लिख के आए। ठीक है, मेरा सजेशन यही है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल वाला नाम लिख दें या फिर कोई भी नाम जो भी आपको लगता है, बूट कैश वाला नाम लिख के आए, केस लॉस को भी समझा के आए। तो आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक क्वेश्चन को उठाया, उसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया, हमने समझाया कि ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, फिर इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर में क्या फर्क होता है, और पर्टिकुलर केस इन हैंड को हमने एक्सप्लेन किया और इसके साथ हमने क्या दे दिया, हमारे केस लॉज दे दिए। तो इस तरीके से आपने अपना एक सैंपल आंसर को तैयार कर दिया। मेरी रिक्वेस्ट ये है आप सबसे कि आप लोग सब अपने अपने खुद के सैंपल आंसर्स को तैयार करें, जिससे कि आपको एक
हेल्प होगा कॉन्सेप्ट का रिविजन करने की, 2 यू विल बी कॉन्फिडेंट क्योंकि आपने अपने क्रिएटिविटी से अपने आंसर्स लिखा है, एंड 3 जब आपने आंसर को तैयार किया होगा तो पेपर में आप नर्वस नहीं होगे, ब्लैंक आउट नहीं होगे, आप बड़ी स्मूथ फैशन में अपने आंसर्स को लिख पाओगे। जब आप आंसर लिखोगे, अगर आज आंसर लिखना शुरू करते हो और 3 महीने तक लिखते जाते हो, जो आज आंसर लिखा है वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप देखोगे कैसे ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आपकी आंसर राइटिंग में होगी, क्योंकि राइटिंग इज अ स्किल, इट इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। तो जितना ज्यादा आप लिखोगे उतना ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी होगी और आपका जो लिखने का तरीका है, मेंस आंसर राइटिंग का तरीका है, वो इंप्रूव होता जाएगा और सुधरता 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 जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक्स एक रेजिडेंट है अंबाला के, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हैं हाउस होल्ड अप्लायंसेस का। पिछले 5 साल से वो पार्टिसिपेट कर रहे थे डिस्प्ले ऑफ गुड्स में एग्जीबिशन कम सेल जो कि अशोका होटल दिल्ली में लगती है। एक्स हर बारी अपने गुड्स को बेचते थे एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर के थ्रू, जिसको नॉलेज थी कि एक्स पार्टिसिपेट करते हैं एग्जीबिशन कम सेल में। 1995 में वो दोबारा से इन गुड्स को डिलीवर करते हैं सेम ट्रांसपोर्टर को फॉर द पर्पस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द एग्जीबिशन कम सेल, और कंसाइनमेंट नोट में भी ये बात लिख देते हैं। क्या हो गया, बेसिकली टाइम इसेंस हो गया, टाइम इज इसेंस हो गया इस कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि उनको उस सेल के पहले पहले पहुंचना है। बट दिस टाइम नेग्लिजेंस हो जाती है ऑन पार्ट ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द ट्रांसपोर्टर, और गुड्स जो हैं वो नई दिल्ली नहीं पहुंच पाते टाइम पे। गुड्स कब पहुंचते हैं, जब वो एग्जीबिशन कम सेल खत्म हो जाती है, और एक्स जो है एक सूट फाइल करते हैं फॉर फ्रेट चार्जेस एज वेल एज फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, जो वो एग्जीबिशन कम सेल में कर सकते। तो बेसिकली फ्रेट चार्जेस जो कि उनका खर्चा हुआ और जो उनका लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ, इस दोनों चीजों के लिए वो सू करते हैं इस बंदे को। तो क्या वो सक्सीड कर पाएंगे? अगेन अ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। ठीक है, डिस्कस करें। तो सबसे पहले इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना है क्या हो रहा है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीचेस की बात करेंगे, और क्या करेंगे हम, इसकी रेमेडीज क्या अवेलेबल हैं, सेक्शन 73 को रेफर करेंगे। ठीक है, रिमोटनेस ऑफ डैमेज की बात करेंगे, और क्या बात करेंगे, वही डैमेजेस मिल सकते हैं जो कि फोर्सिएबल थे, अनफोर्सिएबल चीजें नहीं मिल सकती। इन सब कॉन्सेप्ट्स को अब हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब हम बात करते हैं कि कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट है, ये सब कुछ फाउंडेशन माना जाता है एक कंट्री के बिजनेस और ट्रेड की। तो जब मैं आपको बोलती हूँ, हमेशा मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाते हुए बोलता है, जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो से लेके आपकी नाइट तक आप बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में लोगों के साथ एंटर करते हो, लोगों के साथ डील करते हो, ट्रांजैक्शंस करते हो। ये क्या हो सकती है, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड भी हो सकती हैं, हमारे बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकती हैं, कॉमर्स से रिलेटेड भी हो सकती हैं, ट्रेड से रिलेटेड भी हो सकती हैं। तो बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस होती हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट्स होती हैं, ये ट्रस्ट के बेसिस पे होते हैं, और एक दूसरे के ऊपर जो ऑब्लिगेशंस होती हैं वो माना जाता है कि सामने वाला बंदा भी अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करेगा। कई कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें टाइम एसेंस माना जाता है और उनको टाइम से कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर उस टाइम के बाद किया तो कोई फायदा नहीं रहा, वो पूरी की पूरी चीज फ्यूटाइल हो जाएगी। देयरफॉर क्या जरूरी है कि आप टाइम का पालन करें। कई कॉन्ट्रैक्ट्स में पेनल्टी जो है वो प्री डिटरमाइंड होती है। जो ये कॉन्ट्रैक्ट हम बनाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस बनाते हैं, इसके अंदर कई में प्री डिटरमाइंड होती हैं हमारी क्या पेनल्टीज, और कई में प्री डिटरमाइंड नहीं होती है। कई में लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं जो कि ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड है, और कई में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। ठीक है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था वो टूट गया, उसके अंदर दरार आ गई। ठीक है, सेक्शन 73 से 75 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं आपके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। ये बताते हैं कि कैसे लाइबिलिटी होगी, और जौन सी पार्टी ने ब्रीच किया है उसको कैसे भुगतान पे करना पड़ेगा वो पार्टी को जो कि अग्रीव पार्टी है। ठीक है, तो क्या जरूरी है कि अगर ब्रीच हो गया है, अगर दोनों पार्टीज के फॉल्ट के कारण नहीं हुआ है बट किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण हुआ है, तब भी उस चीज के ऊपर लॉ हो क्या होगा वो भी हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली होता क्या है, जब आप वायलेट करते हो कोई भी टर्म एंड कंडीशन को, एक कॉन्ट्रैक्ट की जब वायलेट किया जाता है तो हम उसको कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली जब आप एक पर्सन को हायर करते हो कि वो आपका एक प्रोजेक्ट को फिनिश करे, उस बंदे ने काम कर लिया बट आपने पैसा नहीं दिया,
उस काम करने का, तो यहाँ पे यू हैव ब्रीच्ड द कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली जो फंड्स आपने उसको प्रॉमिस करे थे कि जो तुम अपनी सर्विसेज रेंडर करोगे मैं उसके लिए तुम्हें पैसे दूंगा, उस सर्विसेज के लिए पैसे दूंगा, वो नहीं देते हो, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। चाहे एक छोटा बिजनेस ही क्यों ना हो, चाहे एक बड़ा बिजनेस क्यों ना हो, कोई भी बिजनेस हो, उसमें अगर टर्म्स एंड कंडीशंस का पालन नहीं हो रहा, उनको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, तो ये अपने आप में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बेसिकली फॉर्मलाइज किया जाता है इनके रिलेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉर्मलाइज किया जाता है, और अगर उन टर्म्स एंड कंडीशंस को तोड़ा मरोड़ा जाता है, उनका पालन नहीं किया जाता, तो हम इसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, सर्विस कैसी होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, लीगल स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे, ये सब कुछ हम लिखते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और अगर इनमें से किसी भी टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं किया जाता तो हम कहते हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब अकर करता है? जब आपकी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी क्या हो गई? जो भी दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर वो कंडीशन को ब्रेक कर देती है, वायलेट कर देती है किसी भी जस्टिफिकेशन के बिना, तो मैं बोलूंगी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे वो एक दूसरे के प्रति जो भी अपनी ड्यूटीज होती हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं, जो हमने कहां पढ़ी हुई है, सेक्शन 37 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उनको अगर फॉलो नहीं करते हैं तो सामने वाले को नुकसान हो जाता है, हार्म कॉज हो जाता है। जब ऐसा हार्म कॉज होता है तो जो पार्टी ब्रीच करती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या दे? डैमेजेस दे, कॉम्पनसेशन दे, और स्टेप करे इन द शू ऑफ द अग्रीव्ड, और वो इंडेमनिफाई करे। ठीक है, तो काफी सारी रेमेडीज लॉ के अंदर दी गई हैं, जहां पे आप क्या कर सकते हो? मॉनेटरी डैमेजेस दे सकते हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है, या फिर सूट फॉर इंजंक्शन फाइल हो सकता है। काफी सारी रेमेडीज हमारे लॉ के अंदर दी गई हैं, जहां पे अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो किस किस प्रकार की रेमेडीज अवेलेबल होती है। बट एक चीज जो ध्यान में देनी है, वो वही रेमेडी आपको मिलेगी, उतना ही मॉनेटरी डैमेज मिलेगा आपको, जो कि यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में था। बेसिकली यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या हो गया? जो चीज आपने फोरसीन थी, जो चीज फोरसीएबल थी, अनफोरसीन चीज या फिर कोई भी रिमोट डैमेज आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपके सामने आपके ट्रेड एंड कॉमर्स में, आपके बिजनेस में ऐसी कोई मुसीबत आती है, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपने अटॉर्नी को, अपने एडवोकेट को कंसल्ट करें और उससे पूछे कि सबसे बेस्ट, सबसे एडवांटेजियस लीगल रेमेडी क्या होगी। ठीक है, तो काफी टाइप के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे एक्चुअल ब्रीच हो गए, एंटिसिपेटरी ब्रीच हो गए, मटेरियल ब्रीच हो गए, माइनर ब्रीच हो गए, फंडामेंटल ब्रीच हो गए। तो दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे कि मटेरियल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंटिसिपेटरी, फंडामेंटल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मटेरियल ब्रीच की बात करें तो मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ ऑफेंस माना जा सकता है, ऑफेंस गलत होगा वर्ड यूज करना, मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ ब्रीच माना जाता है जहां पे कोई एक मटेरियल कंडीशन का आप उल्लंघन कर देते हैं, कोई एक मटेरियल टर्म एंड कंडीशन है, आप उसका पालन नहीं करते, उसको वायलेट कर देते हैं, तो क्या माना जाएगा कि आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सच अ फेलियर टू परफॉर्म सर्विस, नेग्लिजेंस या फिर अदर सिग्निफिकेंट फेलियर्स को हम ब्रीच मानेंगे। एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या हो गया? यहाँ पे अगर एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशंस को, ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो ये एक एंटिसिपेटरी ब्रीच माना जाता है, और यहाँ पे बेसिकली जो पर्सन है वो लैक कर जाता है अपनी कैपेसिटी टू कैरी आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये एविडेंट हो जाता है और इसी से रिलेशनशिप स्ट्रेन हो जाते हैं। फंडामेंटल ब्रीच क्या हो गई? जहां पे अलाउ करते हो नॉन ब्रीचिंग पार्टी, बेसिकली अग्रीव्ड पार्टी को अलाउ करा जाता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम कैंसिल कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड कर सकते हो और डैमेजेस सीक कर सकते हो। तो फंडामेंटल ब्रीच बहुत ही फॉर्म ऑफ ब्रीच है जो कि सीरियस है। फंडामेंटल ब्रीच कब अकर करता है? जब एक पार्टी अपने पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को नहीं रखती है, अपनी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को नहीं पालन करती है, तो ये फंडामेंटल ब्रीच के अंदर आ जाता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं जब एक कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया जाता है? डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ब्रीच, ब्रीचिंग पार्टी अपने आप में ऑब्लिगेशंस को फॉलो नहीं करती है, डिफॉल्ट कर जाती है, और इसी के कारण जो दूसरी पार्टी है वो इसको टर्मिनेट कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट को क्या करा जा सकता है? टर्मिनेट किया जा सकता है। टर्मिनेट करके ये क्या मांग सकती है? डैमेजेस मांग सकती है, डैमेजेस मांग सकती है किससे? ब्रीचिंग पार्टी से। तो कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि डिफॉल्ट इवेंट इतना सिग्निफिकेंट एंड मटेरियल होता है कि ये दूसरी पार्टी को डैमेजेस सफर करा दे, एंड अदर पार्टी के पास राइट हो जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। ठीक है, तो वो कैंसिल कर देगा, और ऐसे केस में वो क्या करेगा? वो डैमेजेस को इनसे क्लेम कर सकता है। तो रेपरकशंस क्या होंगे आपके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के?
तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दोगे तो नॉन ब्रीचिंग पार्टी जो है, जो अग्रीव पार्टी है, वो एक्चुअली में क्या करेगी, वो डैमेजेस सफर करेगी, इंजरी सफर करेगी, और इसके लिए कई लीगल रैमिफिकेशंस हो जाते हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी, किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट था, क्या लीगल फ्रेमवर्क था इसका। तो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी, सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि इंडिविजुअल और बिजनेस वाले जो लोग होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करते हैं, और बड़े ही सोच समझ के इन कॉन्ट्रैक्ट्स को फ्रेम किया जाता है। इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, ये इन दोनों रिलेशनशिप्स को, जो दोनों पार्टी से इनको बाइंड करती हैं। अगर इनके कमर्शियल सेटिंग में इनके पास फ्रीडम होता है कि ये सारे अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को इवैल्यूएट करके क्या कर सके, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करें। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर जाते हैं और उसके बाद भी ये कोई टर्म को ब्रेक कर देते हैं, तो उसके लीगल रैमिफिकेशंस हो सकते हैं और वो लायबल होंगे कॉन्ट्रैक्ट वायलेशंस के लिए। तो रेपरकशंस, जैसे कि अगर हम बात करते हैं किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, फॉर इंस्टेंस जुरिस्डिक्शन क्या थी, ठीक है, एडिशन कॉन्ट्रैक्ट था या नहीं था। कोर्ट जो है एडिशन कॉन्ट्रैक्ट जैसे होते हैं जहां पे वन साइडेड क्लॉज होते हैं, जैसे कि आपके अपार्टमेंट बायर अग्रीमेंट। अगर आप लोगों ने लिटिगेशन में कोई केस किया है, या फिर आप लोगों ने अगर पढ़ी है एनसीडीआरसी की जजमेंट्स, तो आप लोगों को पता होगा कि काफी सारे अपार्टमेंट बायर, होम बायर्स वाले जो होते हैं, जेपी इंफ्राटेक मान लो, कोई भी डीएलएफ मान लो, ये जो सारे बड़े बड़े बिल्डर्स थे, इन्होंने क्या किया, अपार्टमेंट बायर अग्रीमेंट्स की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, ये क्या थी, वन साइडेड क्लॉजेस थे। वन साइडेड क्लॉजेस थे, इसके कारण हुआ क्या कि जो बेचारे इनोसेंट होम बायर्स थे, उन्होंने इन अग्रीमेंट्स को साइन कर दिया, और ये सारे क्लॉजेस इन बिल्डर्स को फेवर करते थे। तो एनसीडीआरसी और हमारे जो स्टेट कमीशन हैं, इन्होंने बहुत बार ये बोला है कि वन साइडेड क्लॉज हो गई, या फिर एडिशन कॉन्ट्रैक्ट जहां पे एक पार्टी डोमिनेट कर रही है दूसरे की विल को, ये अब्यूजिव क्लॉजेस होते हैं, और इससे जो भी ड्यूटीज अराइज होती हैं ये अनरीजनेबल होती हैं, एंड इनको ये क्वॉश कर देते हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडिशन जो कि डिक्टेट करती हैं टर्म्स एंड कंडीशंस एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर, वहां पे इनके पास क्या पावर नहीं होती कि नेगोशिएट कर सके। इसीलिए कंज्यूमर कॉन्ट्रैक्ट्स को हैंडल किया जाता है बाय डिफरेंट कोर्ट्स, और ऐसे चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो कोर्ट्स होते हैं, जो ऑनरेबल एनसीडीआरसी हो गई, ऑनरेबल स्टेट कमीशन हो गए, डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो गए, ये लोग होम बायर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करते हैं अगर ऐसी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं थ्रू दीज बिल्डर्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो रेमेडीज क्या अवेलेबल है। रेमेडी अवेलेबल है, आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, आप डैमेजेस का सूट फाइल कर सकते हो, क्वांटम मेरिट का सूट फाइल कर सकते हो, इंजंक्शन का सूट फाइल कर सकते हो, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी क्लेम कर सकते हो। तो जब टर्म्स एंड कंडीशंस का वायलेशन हो रहा है तो रेमेडी भी तो चाहिए। रेमेडी क्या है आपकी, ये सारी रेमेडीज अवेलेबल हैं, इनमें से कोई भी रेमेडी आप ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। अब सेक्शन 73 की जब बात करते हैं तो सेक्शन 73 बात करता है रिमोटनेस ऑफ डैमेज की। स्टूडेंट्स, एक चीज जो ध्यान रखने की है, जब हमारा डैमेज हो रहा है, जब ये डैमेज है तो यहाँ पे एक हो जाएगा रिमोट डैमेज और एक हो जाएगा यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब जो चीज आपने एंटिसिपेट की थी, वो तो आपका हो गया यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस। बट जो चीज आपने एंटिसिपेट ही नहीं की थी, तो इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, आपने तो सोचा ही नहीं था ऐसा भी कुछ हो सकता है, दैट विल बी योर रिमोट डैमेज। तो एक कॉन्ट्रैक्ट को जब तोड़ा जाता है, जब उसके टर्म्स एंड कंडीशंस का पालन नहीं होता, तो पार्टीज जो हैं वो क्या करती हैं, सफर करती हैं, और वो बेनिफिट को जो भी उन्होंने सफर करा है वो इंटाइटल्ड हो जाती हैं कि उनके लिए उसको कॉम्पनसेशन मिले। बट किस चीज के लिए कॉम्पनसेशन मिले, यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए कॉम्पनसेशन मिले, रिमोट डैमेज के लिए नहीं मिले। ठीक है, तो वो वाले के लिए डैमेज के लिए मिलेगा जो कि नेचुरली अरोज करते हैं एंड यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम सच ब्रीच। पार्टीज जो हैं वो जानती थी पहले से कि ऐसा कुछ हो सकता है, अगर ब्रीच हो जाए तो ये यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस आ जाता है। ये अपने आप में रिमोट नहीं होगा, इनडायरेक्ट लॉस नहीं होगा जो कि बिजनेस के ब्रीच के कारण हुआ है। तो क्या जरूरी है, इनडायरेक्ट लॉस नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट लॉस होना चाहिए, यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स के बीच में होना चाहिए। एक केस पढ़ते हैं, हैडले वर्सेस बैक्सेंडल। क्या हुआ, प्लेंटिफ जो है वो बहुत बड़ा बिजनेस कैरी ऑन करते थे मिलर्स का। जो मिल होती है वो टूट जाती है, रुक जाती है, क्योंकि एक ब्रेकेज हो जाती है क्रैंकशाफ्ट की। अब डिफेंडेंट्स जो होते हैं, एक फर्म होती है कैरियर की जो कि इंगेज होते हैं कि वो शाफ्ट को एक जगह से लेके दूसरी जगह पे लेके जाएं और उसको मरम्मत कराएं, उसकी रिपेयर कराएं।
डिफेंडेंट्स डिले कर देते हैं डिलीवरी बाय सम नेग्लेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है कि प्लेंटिफ को अपना न्यू शाफ्ट नहीं मिलता, जिसके कारण उनका जो बिजनेस है वो काफी दिनों के लिए ठप पड़ा रहता है। अब वो क्या कहते हैं, वो एक सूट फाइल करते हैं फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, जो कि वो कर सकते थे ड्यूरिंग दिस पीरियड। एल्डरसन बी जो जस्टिस थे, उन्होंने क्या रूल ले डाउन किया, उन्होंने बोला जब दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती है तो डैमेजेस तो मिलेंगे, बट डैमेजेस वही होंगे जो कि फेयर एंड रीजनेबल हो, जो कि अराइज करेंगे नेचुरली डायरेक्ट लॉसेस दैट इज अकॉर्डिंग टू द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम सच ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और वो डैमेजेस नहीं मिलेंगे जो कि क्या होंगे, रिमोट डैमेजेस नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, हॉर्ने वर्सेस मिडलैंड रेलवे कंपनी, एक और केस पढ़ते हैं जहां पे प्लिंटिफ एक फर्म थी, शू मैन्युफैक्चरर थे, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि वो सप्लाई करेंगे शूज को एक फर्म को लंदन में, जो कि फ्रेंच आर्मी के लिए शूज को यूज करते हैं एट एन अनयूजुअली हाई प्राइस। अब जो ये शूज थे ये 3 फरवरी तक डिलीवर करने थे, इन्होंने कंसाइनमेंट दिया डिफेंडेंट रेलवे कंपनी को और उनको बोल दिया कि 3 फरवरी से पहले पहले इसको पहुंचा देना, बट कोई गड़बड़ हो गई और ये चीजें 3 फरवरी तक नहीं पहुंच पाई। अब क्या हुआ, कंसाइनमेंट डिले हो गया और जो कंसाइनी थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। प्लेंटिफ को ये वाले जो जूते थे इनको मार्केट प्राइस पे बेचना पड़ा, जो कि हाफ ऑफ द प्राइस थे जो कि ये उस फ्रेंच आर्मी के लिए बेच रहे थे। इन्होंने एक एक्शन लेके आए ये लोग, इन्होंने एक सूट फाइल किया अगेंस्ट द डिपेंडेंट रेलवे कंपनी कि तुम्हारे कारण डिले हुआ है, जिसके कारण मुझे इतना सारा लॉस हुआ है, क्योंकि मैं तो काफी हाई प्राइस पे जूते बेच रहा था, ठीक है, और अब मेरे को तुम्हारे कारण कम में बेचना पड़ा। क्या बोला गया कि दिस वाज अ डैमेज ऑफ एन एक्सेप्शनल नेचर एंड इट कुड नॉट बी सपोज्ड टू हैव बीन इन कंटेम्पलेशन ऑफ द रेलवे कंपनी व्हेन इट कॉन्ट्रैक्टेड टू कन्वे द गुड्स बाय 3 फरवरी। तो बेसिकली रेलवे कंपनी को ये तो समझ आएगी कि अगर मैंने गुड्स को डिले कर दिया तो इनका नुकसान होगा, बट ये समझ नहीं आएगी कि इतना डिफरेंस था इनके मार्केट प्राइस में और जो ये फ्रेंच आर्मी को बेच रहे थे। ठीक है, तो जो ये अमाउंट मांग रहे थे ये क्या था, रिमोट डैमेज था और ये नहीं मिल सकता। एक और केस करते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया सॉमिल कंपनी वर्सेस नेटल शिप। The parts of a sawmill machinery packed in cases were given to the defendant, a carrier for carriage to Vancouver. One of the cases was lost and consequently complete mill operate नहीं कर पाई। प्लेंटिफ ने क्लेम किया कॉस्ट ऑफ लॉस्ट मशीनरी एंड द प्रॉफिट्स वो अर्न कर सकते थे अगर वो मशीन को टाइमली इंस्टॉल करा जाता। अब जब हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, सेक्शन 73, यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस, डायरेक्ट लॉसेस, इनडायरेक्ट लॉसेस, रिमोटनेस ऑफ डैमेज, डिफरेंट ब्रीचेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज अवेलेबल, व्हाट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि समझना जरूरी है कि हमारे से एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, क्योंकि हमें वही आंसर में उसको लिख के देना है। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, टाइम को आपको ध्यान में रखना है। ओके, क्वेश्चन है, एक्स एक रेजिडेंट होते हैं अंबाला के, जो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हैं हाउस होल्ड अप्लायंसेस का। ठीक है, पास्ट 5 सालों से वो एक सेल में पार्टिसिपेट करते हैं जहां पे वो अपने गुड्स को डिस्प्ले करते हैं। वो बेसिकली एग्जीबिशन कम सेल है जो कि अशोका होटल नई दिल्ली में होती है। एक्स जो है हर साल अपने गुड्स को एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर के थ्रू ही बेचते हैं, जिसके पास नॉलेज थी कि ये इस सेल में पार्टिसिपेट करता है। 1995 में दोबारा से इसने इस ट्रांसपोर्टर को अपने गुड्स दिए और क्या बोला कि मुझे इस सेल में पार्टिसिपेट करना है, और कंसाइनमेंट नोट में भी लिख दिया कि इस सेल में पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे इससे पहले पहले गुड्स को पहुंचाना है। बट इस बार क्या हुआ कि नेग्लिजेंस हो गई ऑन पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द ट्रांसपोर्टर, और जो गुड्स हैं ये एग्जीबिशन के बाद नई दिल्ली पहुंचे। एक्स ने एक सूट फाइल किया फ्रेट चार्जेस के लिए और लॉस ऑफ प्रॉफिट जो वो कर सकते थे एग्जीबिशन कम सेल के। विल ही सक्सीड, डिस्कस। तो हमें फ्रेट चार्जेस और लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए इन्होंने सू किया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करनी है, रेमेडीज की बात करनी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैमेजेस की बात करनी है, रिमोटनेस ऑफ डैमेज की बात करनी है। अब हम देखते हैं हमारा सैंपल आंसर क्या कहता है। ओके, so the sample answer says कि in case of breach of contract most common remedy is compensation on account of loss और damage जो कि होता है breach of contract के कारण। सेक्शन 73 क्या कहता है, ये मेरी इंट्रो आ गई, ठीक है। सेक्शन 73 क्या कहता है, जब एक कॉन्ट्रैक्ट को ब्रोक किया जाता है, पार्टी जो सफर करती है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो इंटाइटल्ड होती है कि वो रिसीव करे फ्रॉम पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट द कॉम्पनसेशन ऑफ एनी लॉस और डैमेजेस जो कि कॉज किया जाता है टू हिम
thereby which naturally arose in the usual course of things from such breach or which the parties knew when they made the contract to be likely to result of the breach of it. तो basically usual course of business, direct losses मिलेंगे, indirect losses नहीं मिलेंगे. ये हमने section 73 explain कर दिया. Such compensation is not given for any remote or indirect loss or damage जो कि breach के कारण होता है. Compensation for failure to discharge obligation resembling those created by the contract. जब एक ऑब्लिगेशन रिजेंबल करती है एक कॉन्ट्रैक्ट की और वहां पे कोई भी पर्सन डिस्चार्ज किया जाता है, उसको इंजरी होती है ड्यू टू द फेलियर ऑफ दिस, ऐसी कॉम्पनसेशन देना जरूरी है जो कि उस पार्टी को कॉम्पनसेट कर सके. ये सब कुछ हमारा बॉडी के अंदर आ रहा है. ठीक है, अब सेक्शन 73 से क्या पॉइंट्स क्लियर होते हैं? इसेंशियल एलिमेंट्स आ गए हमारे. कॉम्पनसेशन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिलेगा, बट उसी के रिगार्ड मिलेगा जो कि नेचुरली अरोज होता है इन यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स. कॉम्पनसेशन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रिसीव किया जाएगा उसी के लिए जो कि पार्टीज की नॉलेज के अंदर था जब वो कॉन्ट्रैक्ट को कर रहे थे. कॉम्पनसेशन नहीं मिल सकता किसी भी रिमोट लॉस के लिए या फिर किसी भी डैमेज के लिए. तो ये हमने एसेंशियल्स को लिखा दिया जिससे कि हम एग्जामिनर को ये बता दें कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरे को बड़े अच्छे से पता है. सो इन एनी एक्शन जो कि ब्रॉट किया जाता है फॉर डैमेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट को क्या डिसाइड करने हैं इश्यूज कि क्या जो इशू है लॉस और डैमेज है वो प्रॉक्सिमेट रिजल्ट है या फिर रिमोट है. तो बेसिकली मेरी सेक्शन की लैंग्वेज को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया? कन्वर्टेड टू इश्यूज. ठीक है ना. इफ स्पेशल डैमेजेस अरोज इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, तो क्या उसकी नॉलेज थी जब वो एंटर करे थे? अगर स्पेशल डैमेजेस हो रहे हैं, लॉस ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या विद इन द नॉलेज ऑफ द ट्रांसपोर्टर था या फिर नहीं था? सेकेंडली, अपॉन डिटरमाइनिंग द फर्स्ट इशू, कोर्ट को ये भी देखना है कि जो डैमेजेस हैं पर्टिकुलर केस के, क्या वो अवॉर्ड करे जाने चाहिए टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस. इसी रूल को ले डाउन किया गया इन द केस ऑफ हैडले वर्सेस बैक्सेंडर. तो मैंने अपना एक केस लॉ भी लिख दिया. ठीक है, जहां पे दो पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक पार्टी ब्रोक करती है, डैमेजेस दूसरी पार्टी को रिसीव करने होते हैं, वो उस तरीके के होने चाहिए जो कि फेयर होने चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, जो कि नेचुरली अराइज करते हैं इन यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम सच ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और मे एज बी सपोज्ड टू हैव बीन इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ बोथ पार्टीज, जैसे कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे. ठीक है, तो एक और केस लिख दिया, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. क्या बोला गया कि जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, डैमेजेस को क्लेम किया जाता है एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी से, क्योंकि ब्रेक हो रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस का किसी भी तरीके से. डैमेजेस दो तरीके के हो सकते हैं, लिक्विडेटेड भी हो सकते हैं, अनलिक्विडेटेड भी हो सकते हैं. लिक्विडेटेड डैमेजेस कौन से होते हैं? जो पहले से ही डिसाइड करे हुए, प्री फिक्स हुए हैं, अगर एंटिसिपेट करते हैं अगर ब्रीच हो जाए. अनलिक्विडेटेड वो होते हैं जिनमें आपको असेस करना होता है. बेसिकली आपको क्या देखना है कि आपको उस बंदे को उसी पोजीशन में लेके आना है जिस पोजीशन में वो होता अगर उसका नुकसान ना हुआ होता तो. ठीक है, here the rule as to remoteness of damages come into the play. Such loss may be compensated as the parties could have contemplated at the time of entering the contract. Parties are held liable for compensation जो कि वो oblige होंगे, जो कि directly flow करता है from the breach of contract. Damages may also be awarded for the nervous shock or anxiety state suffered by the plaintiff if that at that time contract was made within the contemplation ki parties are not unlikely to such a contract ka breach. Despite these development, however, the Court of Appeal has refused to award damages for injured feeling या फिर wrongfully dismissed employee. इन सबको आप avoid भी कर सकते हो. This portion of the answer can be avoided अगर ये छोटा आंसर लिखना था. In this case, ट्रांसपोर्टर को नॉलेज थी कि एक्स पार्टिसिपेट कर रहा है एग्जीबिशन कम सेल में. ये आपका आ गया कंक्लूजन. ये टाइम was also goods for support in exhibition कम सेल, ये फैक्ट मेंशन था कंसाइनमेंट नोट में. तो बेसिकली टाइम मेरा इस सेंस था और ये बात किसको पता थी? मेरे ट्रांसपोर्टर को पता थी. एडमिटली गुड्स रीच करते हैं एग्जीबिशन के बाद. अपेरेंटली यहाँ पे एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बाय नॉट परफॉर्मिंग इट इन टाइम एंड स्क्वायरली ये सेक्शन 73 से कवर हो रहा है. स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जो थे एग्जीबिशन कम सेल की जो नई दिल्ली में होनी है पर्टिकुलर टाइम में, ये सब कुछ विद इन द नॉलेज ऑफ द ट्रांसपोर्टर था. देयरफॉर ही विल बी लायबल फॉर द लॉस कॉज जो भी उनको लेट अराइवल के थ्रू हुआ है. तो फ्रेट चार्जेस और लॉस ऑफ प्रॉफिट दोनों के लिए ही विल बी हेल्ड लायबल. ओके, तो आपको बेसिकली क्या करना है? पहले आपको अपने लॉ को समझाना है, उसके इसेंशियल्स समझाने हैं. अगर कोई इलस्ट्रेशन आती है तो इलस्ट्रेशन समझानी है, नहीं तो केस लॉ समझाना है और बाद में जाके आपको अपने आंसर को कंक्लूड करना है.
तो दिस इज योर बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। As a result, suit of plaintiff has to be decreed for the loss of profit on account of late arrival of goods, including the loss of freight charges, as profit is to be calculated after the freight charges in the cost. सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या प्रोवाइड करता है कि सारे अग्रीमेंट्स जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको फ्री कंसेंट से होना चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए एंड देयरफॉर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी void. Section 13 of the Act enacts that two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. Section 14 बात करता है कि कंसेंट क्या होना चाहिए, कोर्जन नहीं होनी चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिसरेप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए. It is further stated that consent को होना बहुत जरूरी है जब वो एक कॉन्ट्रैक्ट को कर रहे हैं और उस कंसेंट को फ्री कंसेंट होना चाहिए. बेसिकली कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो सेक्शन 10 में ये भी बोला गया है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये सारी कंडीशंस का होना जरूरी है. सेक्शन 14 हमारे फ्री कंसेंट को बताता है कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए. इफ द कंसेंट इज द रिजल्ट ऑफ मिस्टेक, तो सेक्शन 20 और 22 लगता है जहां से कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो जाता है. सेक्शन 19 डील करता है इफेक्ट ऑफ लॉ इन कंसेंट, जो कि कोर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड होता है. सेक्शन 19 ए बात करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस के बाद. तो इन सारे सेक्शंस को इन्होंने समझा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स. अब बेसिकली आप अगर चाहो, अगर आपका एक छोटा क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे जाके भी इसको एंड कर सकते हो, बट अगर आपका एक बड़ा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको ज्यादा डिटेल में लिखना है तो आप इन सारे पॉइंट्स को भी लिख सकते हो, जहाँ पे मैं अपने सेक्शन 10 एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी. सेक्शन 13 को बता दूंगी कंसेंट कैसा होना चाहिए. सेक्शन 14 में बता दूंगी कि फ्री कंसेंट कैसा होना चाहिए, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये सारे सेक्शंस के बारे में ब्रीफली बात कर लूंगी, ठीक है. उसके बाद मैं सेक्शन 14 को समझा दूंगी, सेक्शन 20 और 22 के बारे में बात कर लूंगी, ठीक है. सेक्शन 19 के बारे में, सेक्शन 19A के बारे में बात कर लूंगी, और इन सबको एक्सप्लेन भी कर लूंगी. अगर मुझे लगता है कि टाइम है, मार्क्स ज्यादा है और मेरे को समझाने की जरूरत है और ये बेसिकली मेरी डिस्क्रिप्शन है कि मैं ये करना चाहती हूँ या फिर नहीं करना चाहती, तो आपको क्या देखना है, आपको अपने आंसर को कैसे फॉर्म करना है, क्या स्ट्रक्चर होगा, उसको डिपेंड होगा, किस किस चीजों पे डिपेंड होगा. टाइम क्या है, क्या पूछा है, वर्ड लिमिट कई बार दी गई होती है, तो वर्ड लिमिट अगर दी होती है तो +10 -10 इज फाइन, बस +100 -100 इज नॉट फाइन. तो टाइम, वर्ड लिमिट और मार्क्स, इन सब के ऊपर आपको मद्देनजर रखते हुए, इन सब चीजों को अपने दिमाग में रखते हुए आपको क्या करना है, आपको अपने आंसर को फॉर्म करना है. एक आंसर, जैसे कि अगर मैं फ्री कंसेंट की बात करूं या यहाँ पे मैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हूँ, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को मैं 5 नंबर के लिए भी लिख सकती हूँ, मैं 10 के लिए भी लिख सकती हूँ, 15 के लिए भी लिख सकती हूँ और 20 के लिए भी लिख सकती हूँ. इट ऑल डिपेंड्स कि एक्चुअली में एग्जामिनर मुझसे पूछ क्या रहा है. आपको क्या ध्यान रखना है, आपको अपने आंसर्स 20 नंबर के लिए प्रिपेयर करने हैं और अपने दिमाग में लिखना है, अगर ये 5 के लिए आया तो मैं क्या क्या काट दूंगी, अगर 10 के लिए आया तो मैं क्या क्या काट दूंगा, 15 के लिए आया तो मैं क्या क्या काट दूंगा. बेयर एक्ट की लैंग्वेज, कई स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज हमें लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए. देखो, अगर बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखा हो तो नथिंग लाइक दैट, वेरी वेरी गुड, बट अगर नहीं याद तो क्या याद रखो, अपने कीवर्ड्स याद रखो. कीवर्ड्स को याद रखना बहुत जरूरी है. अब बात करते हैं केस लॉ की. केस लॉ, अगर आपको नाम याद है तो ठीक है, अगर आपको एक पार्टी का नाम है तो भी ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, इन अ लीडिंग केस लॉ भी लिख सकते हो, ठीक है, इन अ लीडिंग केस लॉ करके लिख सकते हो. अगर केस लॉ याद नहीं है तो कोशिश करो इलस्ट्रेशन समझा दो. इलस्ट्रेशन जरूरी नहीं है कि रट्टा मारा होना चाहिए, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है. कॉन्सेप्ट आता है तो यू कैन मेक योर ओन also, you can make your own illustration also. बेसिकली आपको क्या समझाना है कि आपको क्या है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी है, ये चीज का आपको प्रदर्शन करना है, क्योंकि जो एग्जामिनर है, जो पेपर चेकर है, वो आपको पर्सनली तो मिला नहीं है, तो उसको नहीं पता आपकी पर्सनैलिटी क्या है. तो आपको अपनी पर्सनैलिटी का, आपको अपनी नॉलेज का रिफ्लेक्शन कहाँ देना है, रिफ्लेक्शन आपको देना है अपने आंसर्स में, जिससे कि सामने वाले इंसान को समझ आ जाए कि आपको कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से पता है या फिर नहीं पता है. बचपन में आपने एक चीज जरूर सुनी होगी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में हम गलतियां कर जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ लिया
और गड़बड़ कर गए, समझ ही नहीं आया कि पूछा क्या था और कुछ का कुछ कर गए, ठीक है। एक वर्ड पढ़ लिया अरेस्ट, और अरेस्ट के ऊपर सब कुछ लिख दिया, ये तो देखा ही नहीं कि क्वेश्चन था क्या। तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस माय फ्रेंड्स। आप लोग को क्या करना है, धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, अपने रफ में देखना है कि क्या क्या सेक्शंस इन्वॉल्व हैं, क्या क्या सेक्शंस इन्वॉल्व हैं, कौन से केस लॉस को आप लिख सकते हो। अकॉर्डिंगली आपको अपने आंसर को धैर्यशीलता धीरे धीरे लिखना है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। किसी जगह पे अटक जाते हो उसको छोड़ के अगली जगह पे आ जाओ, ये नहीं कि आधा घंटा में उसी को सोचता रह गया, टाइम निकल गया। नो, आपको ये ध्यान रखना है कि एक गलती आपको पूरा साल का कॉस्ट कर सकती है। तो धीरे धीरे मेहनत करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है, और बहुत ही अच्छे से स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस करते हुए आपको अपनी मेहनत करके आपको क्या करना है, आपको अपना अच्छे से पेपर को क्लियर करना है। क्योंकि क्या ध्यान रखना है, पीटी और इंटरव्यू की जो कड़ी है वो है आपका मेंस का एग्जामिनेशन। तो मेंस के एग्जामिनेशन की तैयारी आपको शुरुआत से ही करनी है। कई बच्चे ये गलती करते हैं, पीटी क्लियर कर लूंगा तब मेंस कर लूंगा। नो नो, आपको मेंस की तैयारी करनी है, पीटी अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पीटी क्लियर करके मेंस करोगे तो टाइम ही नहीं बचेगा। और आपको शुरुआत से ही आंसर्स को जरूर लिखना है, आंसर्स लिखोगे तो आपको जजमेंट राइटिंग में भी हेल्प होगी, एंड यू विल बी एबल टू राइट योर आंसर्स इन अ वेरी स्मूथ एंड कन्वीनियंट फैशन। आप लोग हेजिटेट नहीं करोगे। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को शुरुआत से ही अपने आंसर्स को अच्छे से लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, ट्राई करना है, किसी से इसको चेक करवा सको जिससे कि कोई इवेल्युएट कर सके और आपको क्या कर सके, आपको बता सके। अपनी लैंग्वेज को सिंपल रखना है, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं रखनी है कि भैया सामने वाले को समझ ही ना आए, बाउंसर पड़ जाए। कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं रखनी है, जहां पे मैक्सिमम लिख सकते हो लिख दो, जहां पे नहीं लिखना कोई जरूरत नहीं है। लैंग्वेज को सिंपल रखना है, छोटे छोटे सेंटेंसेस रखना है, फालतू में बहुत सारे नंबर ऑफ कलर पेन नहीं यूज करने, एक ब्लू या ब्लैक पेन कोई भी यूज करो। ऐसे 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 डबल डबल अंडरलाइनिंग नहीं करनी है, एक सिंगल अंडरलाइन करनी है, और अंडरलाइन तभी करनी है जब जरूरत हो, जब आवश्यकता हो, ये नहीं कि बस कुछ भी अंडरलाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है, और जल्द मिलना है मुझे आने वाले मेरे लेक्चर नंबर 2 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, जहां पे हम मेंस के कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहें, एंड हैव अ वेरी गुड डे। जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।